बैठो बैठ बैठ के करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज टॉपिक अर्धसूत्री विभाजन अथवा मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन या जिसे कहते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन इसकी सबसे पहले जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? फार्मर तथा मूर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फार्मर एंड मूर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, तो ऐसा विभाजन या ऐसा डिवीजन जिसके अंतर्गत अंत में हमको क्या मिलता है, लास्ट में 4 डॉटर सेल्स बनी हुई मिलती है या 4 पुत्री कोशिकाएं देखने को मिलती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में क्या बनेगी, 4 प्रकार की पुत्री कोशिकाएं या 4 डॉटर सेल्स मिलती है। और इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा विभाजन या ऐसा डिवीजन जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो जो पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं या मातृ गुणसूत्र जो होते हैं उन मातृ गुणसूत्र की संख्या के या पेरेंट क्रोमोसोम की संख्या के कितने हो जाते हैं, जस्ट आधे हो जाते हैं। इसीलिए कारण इस विभाजन को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की नॉर्मल डेफिनेशन देखें हम, ऐसा विभाजन जिसके अंतर्गत जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है, मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के जस्ट आधी हो जाती है वो, तो उस विभाजन को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब देखिए तो अगर हमको जब लैब्स के अंदर क्या करना, आपको जब अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना होता है तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, प्याज का जो पराग कोश होता है या एंथर जो होते हैं प्याज के, उन प्याज के एंथर का लेबोरेटरीज में हम आसानी से अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम अर्धसूत्री विभाजन को आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट जो मियोसिस डिवीजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो जो जनन कोशिकाएं होती है अथवा जर्मिनल सेल्स जिसको कहते हैं, जनन कोशिकाओं के अंदर अधिकतम देखने को मिलता है अर्धसूत्री विभाजन जर्मिनल सेल्स के अंतर्गत। अब जर्मिनल सेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जिसको कहते हैं फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड। अब जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, विषम रूपी विभाजन जिसको कहते हैं। ये कैसा है, विषम रूपी विभाजन। और ये जो मियोसिस सेकेंड होता है वो कैसा होता है, समरूपी होता है। मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो ये विषम रूपी होता है और ये जो मियोसिस सेकेंड बात करें तो ये समरूपी होता है। और मियोसिस फर्स्ट में बात करें तो इसमें द्विगुणित कोशिकाओं की संख्या अंत में कितनी हो जाती है, अगुणित हो जाती है। और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर अगुणित संख्या कैसी होती है, अगुणित ही बनी रहती है अंत तक। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में जो कोशिकाएं द्विगुणित थी वो अंत में कैसी हो जाती है, अगुणित हो जाती है। अब मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है 2 भागों में होगा। एक तो होगा इसमें केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा जो होता है यहाँ पर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत तुमको पता है कि कोशिका पट्टिका बन जाती है और इस टाइप का विभाजन हो जाता है। लेकिन जो केंद्रक विभाजन होता है ये सबसे लंबा विभाजन होता है। इसमें 2 प्रकार की अवस्था पाई जाती है। फर्स्ट जो होती है इसमें अंतरावस्था जिसको कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस की कंडीशन के अंदर 2 प्रकार का विभाजन होती है, 2 अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो होती है
जीवन फेज या जीवन अवस्था, और जो दूसरी होती है यहाँ पर होती है एस फेज या एस अवस्था होती है। और दूसरा अंतरावस्था के बाद एक दूसरी फेज आती है यहाँ पर एम फर्स्ट फेज जिसको कहते हैं। इस एम फर्स्ट फेज के अंदर जो पहली अवस्था आएगी वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। ये जस्ट हम इसका आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो होता है कितने टाइप से होता है, उसका आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये 5 कंडीशंस के अंदर और डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकाइटीन, पैकाइटीन के बाद फिर और आता है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद लास्ट फिफ्थ जो होता है डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट की कंडीशन जो होती है यहाँ पर उसमें 5 प्रकार की उप अवस्थाएं या 5 सब स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद सेकेंड जो होता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट। थर्ड देखें तो थर्ड जो अवस्था होती है जिसको कहते हैं एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बाद फोर्थ स्टेप जो होती है टीलोफेज फर्स्ट। अब ये तो हुई हमने बात की मियोसिस फर्स्ट या जो विषमरूपी अवस्था होती है, विषमरूपी विभाजन जो होता है अर्धसूत्री का, उसकी बात करेंगे। इसमें द्विगुणित कोशिकाओं की संख्या अंत में कैसी हो जाती है, अगुणित या एन हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। अब मियोसिस फर्स्ट 2 भागों में विभाजित होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है जो 2 अवस्थाओं में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इंटरफेज या अंतरावस्था जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है एम फर्स्ट अवस्था या एम फेज। तो एम फर्स्ट फेज अंतरावस्था या इंटरफेज को 2 भागों में बांटते हैं हम, जीवन फेज या एस फेज के अंदर। और जो एम फर्स्ट फेज होती है वो 4 अवस्थाओं में होती है, प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट की 5 और उप अवस्थाएं या 5 और सब स्टेजेस होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और सेकंड जो कंडीशन होती है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड एनाफेज फर्स्ट और फोर्थ टीओफेज फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो मियोसिस सेकंड कैसा होता है, समरूपी विभाजन होता है। समरूपी विभाजन होता है, होमोटाइपिक होता है। इसमें अगुणित कोशिकाओं की संख्या अंत में अगुणित ही बनी रहती है, हैप्लॉइड ही रहती है सेल्स। और इसमें भी फर्स्ट जो होगा केंद्रक विभाजन या जिसको कहते हैं हम केंद्रक विभाजन, और दूसरा जो होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर एक ही अवस्था हम देखते हैं, एक तो होती है इंटरफेज या अंतरावस्था, और इंटरफेज में एस अवस्था ही यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है M2 फेज जिसको कहते हैं, तो M2 फेज के अंदर हमको 4 कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड के बाद थर्ड स्टेप आती है एनाफेज सेकेंड, और फोर्थ जो होती है यहाँ पर लास्ट टीलोफेज सेकेंड। अब जब ये तो हो गया, हमने देखा कि इसका आउटर स्ट्रक्चर के विभाजन कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट विभाजन मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होता है ये कहाँ होता है, सिर्फ जनन कोशिकाओं के अंदर ही, या जर्मिनल सेल्स जो होती है, इन जर्मिनल सेल्स के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। इनमें जो जनन कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, पहले तो द्विगुणित होती हैं, लेकिन अंत में कैसी हो जाती है, लास्ट में
अगुणित या हैप्लॉइड हो जाती है। और मियोसिस फर्स्ट को हम क्या कह सकते हैं, इसे विषम रूपी विभाजन भी कह सकते हैं। विषम रूपी या हेटेरोटाइपिक भी कहते हैं इसको, या दूसरा इसको कह सकते हैं न्यूनकारी विभाजन भी इसे कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन। अब मियोसिस फर्स्ट जो होता है हमने देखा कि दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट केंद्रक विभाजन होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट बात करते हैं हम जो केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी हमने कौन सी देखी, दो स्टेजेस देखी थी। एक तो होती है इंटरफेस या जिसको हम कहते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। इसके दौरान क्या होता है, सिर्फ जो डीएनए होता है इस डीएनए का रेप्लिकेट होना शुरू होता है या इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की पुनरावृत्ति और दूसरा जो कार्य होता है इसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस की जो अंतरावस्था या इंटरफेस जो होता है, इस अंतरावस्था के दौरान एक तो डीएनए पुनरावृत्ति होती है और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इसमें दो स्टेज होती है, एक तो जीवन फेज और दूसरी जो होती है एस फेज। दो अवस्थाएं पाई जाती है अंतरावस्था के अंदर। तो जीवन फेज के अंदर तो होता है प्रोटीन और जो आरएनए मटेरियल होता है, प्रोटीन एंड आरएनए मटेरियल का क्या होगा, आरएनए सिंथेसिस होता है। और जो एस प्रवस्था होती है, इस एस प्रवस्था के अंदर क्या होता है, डीएनए संश्लेषित होता है या डीएनए सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इंटरफेस होती है कैरियोकाइनेसिस की, इस इंटरफेस के अंदर दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, दो प्रकार की स्टेजेस होती है, सॉरी। एक तो जीवन स्टेज या दूसरी होती है एस फेज या एस स्टेज। जीवन में प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है और एस अवस्था के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है। अब दूसरा जो विभाजन होता है इंटरफेस के बाद, दूसरी अवस्था यहाँ पर आती है एम फर्स्ट फेज। और एम फर्स्ट फेज के अंदर हम देखते हैं कि एम फर्स्ट फेज जो पाया जाता है, इस एम फर्स्ट फेज के अंदर क्या होती है, चार प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। इसकी एम फर्स्ट की पहली अवस्था हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट भी इधर क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है उसकी सबसे लंबी अवस्था होती है। ये कई घंटों से लगाकर क्या होती है, कई वर्षों तक चलती रहती है। इस अवस्था के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं या समजात गुणसूत्र जो होते हैं, इन समजात गुणसूत्रों के अंदर पेयरिंग होना या उनका युगलन होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। प्लस जो समजात गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है और गुणसूत्रों का संघनन होना भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। इसी बेस पर क्या किया जाता है कि जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है इसको 5 अवस्थाओं के अंदर या 5 सब स्टेजेस के अंदर बांटते हैं। फर्स्ट जो सब स्टेज होती है यहाँ पर क्या है, लेप्टोटीन अवस्था के अंदर देखते हैं, इसके डायग्राम से देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसके अंदर लेप्टोटीन अवस्था होती है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो अपने आयतन के अंदर क्या कर लेता है, आयतन या वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होता है या इनका आयतन बढ़ता जाता है। प्लस इसकी केंद्रक और इसका जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रक, वो केंद्रक झिल्ली होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। लेप्टोटीन अवस्था देख रहे थे, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिन जालिका होती है या क्रोमेटिन नेट जो होती है, उस क्रोमेटिन नेट का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन हो जाता है या निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण मतलब इसमें जल की या वाटर का क्या होता है, एब्सेंस हो जाती है, जिसके कारण ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सारे ही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और सूखने के कारण सारे ही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं या क्लियर हो जाते हैं। प्लस क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम्स पतले हो जाते हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स दो प्रकार के उपस्थित होते हैं। एक तो यहाँ क्रोमोसोम होते हैं मैटरनल क्रोमोसोम या मातृ गुणसूत्र, और दूसरे होते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, जिसको पैतृक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। तो एक क्रोमोसोम्स को देखना मैंने बड़े सेंट्रोमियर से शो किया है, इस टाइप के जो बड़े हैं इनको पैटर्नल क्रोमोसोम्स कहा है, पैटर्नल क्रोमोसोम्स। और दूसरे जो क्रोमोसोम है इसका सेंट्रोमियर छोटा दिखाया है, प्लस इसके जो तंतु होते हैं या जो रेशे होते हैं उसको बिल्कुल जिगजैग लाइन से शो किया है। तो वो क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हैं, दो टाइप के लैप्टोटीन अवस्था के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम्स हम देख सकते हैं, एक तो पैटर्नल क्रोमोसोम्स और मैटरनल क्रोमोसोम, प्लस इसकी केंद्रक झिल्ली और केंद्रक न्यूक्लियस दोनों ही क्या होते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस केंद्रक झिल्ली और केंद्रक दोनों ही क्या होते हैं स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। और गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण या निर्जलीकरण हो जाने के कारण ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इस अवस्था के अंदर हम इन गुणसूत्रों को देख सकते हैं। और केंद्रक में क्या होता है कि केंद्रक या न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें गुणसूत्र अनियमित रूप से या इरेगुलरली सारे बिखरे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं इस टाइप से मोनोवैलेंट होते हैं या एकलक होते हैं। तो गुणसूत्र कैसे हो गए यहाँ पर मोनोवैलेंट, मतलब सिंगल होते हैं, यहाँ पर एकल संयोजी होते हैं। और सारे ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक मणिकानुमा या बीडेड शेप के अंदर क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। तो ये लैप्टोटीन अवस्था के अंदर हमने देखा कि गुणसूत्रों के अंदर क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस व न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, गुणसूत्र आकार में पतले व स्पष्ट होते हैं। और इसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम्स हमने देखे, एक तो मैटरनल क्रोमोसोम, दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम। ये हो गए लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज के बाद सेकेंड बीच स्टेप होती है यहाँ पर ज़ाइगोटीन स्टेज होती है। तो ज़ाइगोटीन स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि जो पहले लैप्टोटीन अवस्था के अंदर गुणसूत्र कैसे थे, एकल संयोजी या मोनोवैलेंट थे, लेकिन जब ज़ाइगोटीन अवस्था आती है तो ज़ाइगोटीन अवस्था का मतलब ही क्या होता है, ज़ाइगो का मतलब, ज़ाइगो मतलब क्या होता है, जॉइनिंग इन अ पेयर, जॉइनिंग इन पेयर मतलब कि जोड़े के रूप में जुड़ना। तो यहाँ पर सारे जो मोनोवैलेंट या एकल गुणसूत्र थे, एकल संयोजी, अब वो गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, बाईवैलेंट हो जाते हैं या द्विसंयोजी हो सकते हैं। तो देखना जो एक पैटर्नल और दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम दोनों ही यहाँ पर आकर एक साथ में जुड़ने लगते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से ये जो क्रोमोसोम्स थे यहाँ पर कैसे हो गए, क्रोमोसोम सारे ही द्विसंयोजी हो जाते हैं। पहले एकलक थे या मोनोवैलेंट थे, ये मोनोवैलेंट क्रोमोसोम्स अब क्या होते हैं, जब ज़ाइगोटीन स्टेज आ जाती है तो यहाँ पर अपना अपना जॉइन बना लेते हैं या पेयर्स बना लेते हैं, जिससे कि एक साथ में ये द्विसंयोजी या बाईवैलेंट होने शुरू हो जाते हैं। अब इन दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इन समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर युग्लन होना शुरू हो जाता है, ये पेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं और गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधिक मोटे होने लगते हैं, प्लस स्पष्ट या क्लियरली हम इन गुणसूत्रों को देख सकते हैं। तो गुणसूत्र बहुत ज़्यादा स्पष्ट या क्लियर हो जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं उन दोनों गुणसूत्रों के मध्य में क्या होता है, आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाता है। और दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं, ये दो समजात गुणसूत्रों के बीच में जो खाली स्पेस पाया जाता है, और इन खाली स्पेस के कारण ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के बीच पास आने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों का पास आना या क्या कहलाता है, पेयरिंग करते हैं या युग्मन करते हैं इस अवस्था को, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स संकुल कहते हैं।
दिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, तो दो समजात गुणसूत्र एक दूसरों के पास पास आ जाते हैं और इनके मध्य में क्या हो जाती है, पेयरिंग होने लगती है या युग्मन होना लगता है। युग्मन शुरू होना ही क्या होता है, सिनेप्सिस कहते हैं। और दो समजात गुणसूत्रों के बीच का ये जो खाली स्पेस पाया जाता है, इसी खाली स्पेस को कहते हैं सिनेप्टोनीमल संकुल या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऐसे सी से शो कर रहे हैं जिसको, ये किसका बना हुआ था, ये खाली स्पेस में क्या पाया जाता है, तो डीएनए प्लस क्या दूसरा होता है, दूसरा यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो यूबीक्यूटिन प्रोटीन होता है। क्या है, यूबीक्यूटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई जाइगोटीन अवस्था। जाइगोटीन अवस्था के बाद यहाँ पर तीसरी जो स्टेप आती है पेकाइटिन अवस्था। अब पेकाइटिन अवस्था में हमने अभी जो लेप्टोटीन अवस्था देखी, सॉरी जाइगोटीन स्टेज जो देखी, इस जाइगोटीन स्टेज के अंदर हमने क्या देखा कि गुणसूत्र कैसे थे, बाइवेलेंट थे या द्विसंयोजी थे। अब थर्ड स्टेप जो सी स्टेज पेकाइटिन हम पढ़ते हैं, तो सारे के सारे जो द्विलक गुणसूत्र या बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो थे वो अब कैसे हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट हो जाते हैं या चतुष्क अवस्था बना लेते हैं। पेकाइटिन अवस्था के अंदर ये गुणसूत्र क्या कर लेंगे, अब चतुष्क अवस्था या टेट्रावेलेंट होने लगते हैं। तो यहाँ पर केंद्रिका अभी भी पूर्णतः बनी हुई है। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम थे वो अब यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, चतुष्क बन जाते हैं या टेट्रा स्टेज में आ जाते हैं। इनके सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से 4 रज्जु जो होते हैं नए बनने लगते हैं। मतलब ये स्टेज कैसी हो गई है, इस पेकाइटिन स्टेज को हम कह सकते हैं चतुष्क अवस्था या टेट्रावेलेंट कंडीशन भी इसको कहा जा सकता है। तो टेट्रावेलेंट मतलब ये 4 कंडीशंस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं और ये बहुत ही लंबी अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में हम क्या देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है या जीन विनिमय पाया जाता है। जीन विनिमय कैसे पाया जाता है कि दो समजात गुणसूत्र जो यहाँ पर उपस्थित है इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण से गुणसूत्र जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है, खिंचाव होता है या तनाव महसूस करते हैं। और तनाव महसूस होने के कारण जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गुणसूत्र कुछ स्थानों से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जो टूटे हुए खंड होते हैं वो एक दूसरे खंडों के साथ में या दूसरे नए क्रोमोसोम्स के साथ में टूटे हुए खंड जुड़ जाते हैं। इसी अवस्था को गुणसूत्रों के टूटे हुए भागों को दूसरे स्थान पर जुड़ना ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ये क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। तो पेकाइटिन स्टेज का एक मेन कारण याद रख सकते हैं कि इसमें जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है और गुणसूत्र सारे टेट्रावेलेंट हो जाते हैं। ये हो गई पेकाइटिन स्टेज। पेकाइटिन स्टेज के बाद जो डी स्टेज यहाँ पर देखते हैं हम, डी स्टेज क्या होती है, डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था, अब डिप्लोटिन अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर गुणसूत्रों के बीच का जो आकर्षण या अट्रैक्शन जो था, ये अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर जो गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे ये गुणसूत्र वापस से पृथक होना शुरू हो जाते हैं और गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो पाते हैं। अभी तो क्या हो जाता है कि इनके बीच का जो कुछ स्थानों पर गुणसूत्र अभी भी जुड़े हुए रहते हैं, इन जुड़े हुए भागों को क्या कहते हैं, काइस्मेटा बिंदु कहते हैं। अब काइस्मेटा बिंदु जो होते हैं, यहाँ पर डिप्लोटिन अवस्था के अंदर एक और चीज पाई जाती है, टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन जिसको कहते हैं, तो उपांति भवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब गुणसूत्र पृथक होना शुरू हो जाते हैं। और जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो पेकाइटिन अवस्था में और लेप्टोनीमल डिप्लोटिन अवस्था के अंदर हमने देखा था, वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है या विलुप्त हो चुका था। और काइस्मेटा बिंदु जो बने थे वो काइस्मेटा बिंदु अब ध्रुव की तरफ या सिरों की तरफ जाना शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होती है यहाँ पर ईफ या लास्ट जो प्रोफेस की अवस्था पाई जाती है यहाँ पर ई अवस्था, जिसका नाम है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस जब अवस्था पाई जाती है तो इसके अंदर ये
प्रोफेज फर्स्ट की क्या है, अंतिम अवस्था होती है। इसमें जो केंद्रिक और न्यूक्लियस और केंद्रिक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पूर्णतः क्या होती है, यहाँ पर विलुप्त होना शुरू हो जाती है। ये केंद्रक झिल्ली भी धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है। और जो उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस हमने डिप्लोटिन अवस्था में देखी थी, ये डिप्लोटिन अवस्था यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है। और यहाँ पर केंद्रक व केंद्रिका धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो पृथक पृथक या अलग अलग होना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर मेन एक रीजन याद रख, मेन पॉइंट इसका याद रख सकते हैं हम कि केंद्रक व केंद्रक झिल्ली यहाँ पर विलुप्त होना शुरू हो जाती है। तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था इस प्रकार से कंप्लीट होती है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो सेकेंड स्टेज हम देखते हैं, यहाँ पर क्या होती है, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर क्या होता है कि सारे ही गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है या मध्य पट्टिका जिसको कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, ये मेटाफेजिक प्लेट पर आकर जम जाते हैं। और जो चतुष्क अवस्था के जो गुणसूत्र थे, ये गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर होता है या जिसको हम केंद्र बिंदु जिसको कहते हैं, ये सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र बिंदु, ये तो ध्रुवों की तरफ जाना शुरू, ध्रुव की तरफ रहते हैं। लेकिन जो गुणसूत्र के भुजाएं होती हैं, ये वाली, ये भुजाएं ये इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ ही बनी रहती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो मेटाफेजिक प्लेट फर्स्ट स्टेज है, तो मेटाफेजिक फर्स्ट स्टेज में सारे के सारे गुणसूत्र जो होते हैं यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट पर स्थित होते हैं या आ जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर या तंतु तंतु जो होते हैं, ये तंतु तंतु का निर्माण भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। और गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती है, ये भुजाएं तो मध्य पट्टिका की तरफ व्यवस्थित होती हैं, लेकिन जो सेंट्रोमियर बिंदु होता है, ये सेंट्रोमियर बिंदु कहाँ आ जाता है, ध्रुवों की या किनारों की ओर आना शुरू हो जाता है। तो मेटाफेजिक कंडीशन के अंदर सारे गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं। ये हो गई मेटाफेज फर्स्ट कंडीशन। मेटाफेज फर्स्ट कंडीशन के बाद जो थर्ड कंडीशन, थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि एनाफेज कंडीशन के अंदर क्या होती है, एनाफेजिक गति या एनाफेजिक मूवमेंट होता है। ये एनाफेजिक मूवमेंट किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं या क्रोमोमियर जिसको कहते हैं या सेंट्रोमियर जिसको कहते हैं, ये सेंट्रोमियर का विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका डिवीजन नहीं होगा। तो जो विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र प्रेजेंट है, ये गुणसूत्र क्या होंगे, बाइवेलेंट गति करते हैं या द्विलक गति करते हैं। मतलब कि ये सेंट्रोमियर से क्या करते थे, गुणसूत्र सेंट्रोमियर पर या मेटाफेजिक प्लेट पर स्थित थे पहले गुणसूत्र, लेकिन अब मेटाफेजिक प्लेट से गुणसूत्र क्या करेंगे, ध्रुवों की ओर गति करना शुरू करते हैं। वो किससे हो रहा है, तो तंतु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनके मध्य का जो इंटरजोनल फाइबर्स होते हैं, वो इंटरजोनल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ आकर्षित या पुल करते हैं या खींचते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, सारे गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाना शुरू करते हैं। और ध्रुवों की ओर जाते हुए गुणसूत्र क्या होते हैं, द्विलक कंडीशन या बाइवेलेंट कंडीशन बना लेते हैं। गुणसूत्रीय तंतु तंतु जो होते हैं इनमें संकुचन होता है या कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे कि ये गुणसूत्रों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर लेते हैं। तो ये गुणसूत्र उनकी तरफ, ध्रुवों की तरफ या सेंट्रोमियर की तरफ तंतु तंतु जो होते हैं इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हैं। ये उनका गुणसूत्र बिंदु का ध्रुवों की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, एनाफेजिक मूवमेंट अथवा एनाफेजिक गति कहलाता है। एनाफेजिक गति के बाद जो फोर्थ और लास्ट स्टेज होती है इसकी, वो क्या होती है, टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट जिसको अंत्यावस्था कहते हैं। तो जब गुणसूत्र क्या होते हैं यहाँ पर ध्रुवों पर पहुंच चुके होते हैं एनाफेजिक मूवमेंट के बाद, तो ये गुणसूत्र इस प्रकार से ध्रुवों पर चतुष्क अवस्था के अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होती है कि जो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना शुरू हो जाती है। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस जो होता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस
वो भी क्या होता है, वापस से बनना शुरू हो जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि केंद्रक झिल्ली बन चुकी है, केंद्रिका वापस आ चुकी है, मतलब कि केंद्रक जो थे वो केंद्रक भी 2 केंद्रक हमको वापस से मिल चुके हैं। ये केंद्रक, एक फर्स्ट केंद्रक या न्यूक्लियस और दूसरा जो था सेकेंड केंद्रक। हमने क्या कहा था फर्स्ट में कि कैरियोकाइनेसिस या अर्धसूत्री विभाजन का जब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है तो अंत में हमको कितने केंद्रक मिलते हैं, 2 केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया केंद्रक का विभाजन जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद दूसरी जो अवस्था या दूसरा विभाजन जो होता है वो किसका होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन या जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर हम देखें तो जो 2 संतति केंद्रक हमने कैरियोकाइनेसिस के अंदर देखे थे इस प्रकार से, तो वो दोनों ही संतति केंद्रक या डॉटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं, उनका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो होता है, ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, इनका डिवाइड होना शुरू कर लेता है और जो गुणसूत्र या नए कोशिकांग बन जाएगी, ये जो उन केंद्रक के चारों ओर उनको क्या मिल जाएगा, कोशिका द्रव्य भी उनका अलग मिल जाता है, केंद्रक द्रव्य भी अलग बन जाता है, कोशिका भी अलग बनने लगती है। तो लास्ट में जो 2 केंद्रक बनते हैं वो दोनों ही केंद्रक कोशिका द्रव्य अपना अपना उनको मिल जाएगा, तो 2 अंत में क्या बन जाएगी, 2 नई कोशिकाएं भी बन जाती है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत हम देखें नॉर्मली तो जो 2 संतति केंद्रक थे वो 2 संतति केंद्रक क्या बना लेते हैं, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। और मियोसिस सेकेंड डिवीजन की बात करें अगर हम तो उस वो विभाजन बिल्कुल ही समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन के बिल्कुल ही समान होता है, इसलिए इसका अध्ययन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमने पहले के वीडियो लेक्चर्स में माइटोटिक डिवीजन को पढ़ रखा है। थैंक यू सो मच।